बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज दो खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो हम शुरू में इंट्रो में क्रिकेट की थोड़ी सी बात करेंगे और मेन जो खबर है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी वो होगी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स को रीइंस्टेट करने के लिए कौमी असम्बली से आज 255 वोटों से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आइनी तरमीम थी 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको आज पास कर दिया है कौमी असम्बली ने। JUIF ने, मौलाना फजल रहमान की जमात ने अब्सटेन किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनके कंसर्न थे कि वो जो मज़हब के नाम के ऊपर और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के नाम के ऊपर दहशत गर्दी फैलाई जाती है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे। लेकिन एज़ इट इज़ वो बिल जो प्रपोज़ किया था हुकूमत ने अपोजिशन के मशवरे से, जिसमें PTI और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें शामिल थी, उसको कौमी असम्बली ने पास कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की जमात जो है उसने अपोज़ किया। 4 वोट जो मुखालफत में आए हैं उसमें PK मैप के 3 वोट हैं और एक दस्ती साहब का वोट है। 255 वोट इसके हक़ में आए हैं। तो कौमी असम्बली से ये पास हो गई है तरमीम, अब सेनेट में जाएगी। सेनेट पास कर दे तो साथ ही ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसी डेट से, जिस डेट से एक्सपायर हुई हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स, दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएंगी। आउट ऑफ 161 जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अभी तक डेथ पेनल्टीज़ दी हैं उसमें से 12 एग्जीक्यूशन हुई हैं, बाकी अभी पेंडिंग है। 113 लोगों को कैद की सज़ा दी। 274 केसेस थे जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने, जो 2 साल के लिए बनाई गई थी, उनको ट्राई किया। तो अब 2 साल के लिए दोबारा एक्सटेंशन है। क्या इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है उसके ऊपर कौमी असम्बली और हमारी अपोजिशन जमातें हुकूमत के ऊपर दबाव बरकरार रख सकेंगी कि उसके साथ साथ जो अदालती तरमीम रिफॉर्म्स करनी है अदालती निज़ाम के अंदर, या हमारा जो CRPC सिस्टम है उसके अंदर जो रिफॉर्म्स करनी है उसको लेकर आगे बढ़ सकें। दूसरा जो आज बड़ा एक पाकिस्तान के दिल के करीब है इशू पाकिस्तानी कौम के, वो है पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस का होना। और पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्रिकेट के अंदर जब करप्शन आ जाती है तो फिर वो दिल तोड़ भी देती है। आज से चंद साल पहले वाक़या पेश आया था लंदन के अंदर और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो अपनी बात पे मुसर रहा, उसने एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली ICC ने एक्शन लिया, बरतानिया में केसेस चले और 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो थे उनको सज़ा होगी। पाकिस्तान की बहुत रुसवाई हुई दुनिया में क्योंकि हम बड़ी टफ पोजीशन लेके खड़े थे कि नहीं आमिर तो छोटा सा बच्चा ये काम नहीं कर सकता और एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन है, कैप्टन होकर वो मैच कैसे बेचेगा। लेकिन अल्टीमेटली पता चला कि तीनों ने ये काम किया था, तीनों को सज़ाएँ होगी। अब पाकिस्तान सुपर लीग जो दुबई में थी उसको पाकिस्तानी कौम ने दोबारा बड़ी खुशियों के साथ देखा, बड़े चाव से देखा, लेकिन वहाँ पे भी दोबारा ये इशू फिर से 5-6 साल के बाद दोबारा सामने आ गया। इस तमाम अरसे में जो चीज़ नज़रअंदाज की गई वो नज़रअंदाज ये की गई कि कुछ बोर्ड ऑफिशल्स उस वक्त भी टीम में मौजूद थे जब ये 5-6 साल पहले क्रिकेट में करप्शन का मामला पेश आया। जिस वक्त जस्टिस कयूम ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के ऊपर रिपोर्ट की उसमें भी कुछ खिलाड़ियों के नाम आए थे। वही खिलाड़ी या उनमें से कुछ लोग जब PSL हो रही है तो उसके अंदर भी अभी बैठे हुए हमें नज़र आते हैं। जब नासिर जमशेद जो एक मेन कल्प्रिट है, इस तमाम सारी इन लड़कों को फंसाने वाला जो था, इनको मिलवाने वाला जो था मैच फिक्सर के साथ, जो स्पॉट फिक्सिंग के लिए जो शख्स यूसुफ नामी इन लड़कों से मिला, शर्जील से, खालिद लतीफ़ से और बाकी लोगों से, वो जो सेंट्रल फिगर है उसमें एक हमारा खिलाड़ी है नासिर जमशेद। नासिर जमशेद को आज से कोई साल 1.5 साल पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में आउट ऑफ नोवेयर, इतना मोटा हैवी वेट पूरी कौम हंस रही थी कि उससे बॉल कैच नहीं किया जाता, इसको वर्ल्ड कप में कहाँ से डाल दिया इन्होंने, कैसे डाला गया। ये जो मैच फिक्सिंग में रैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मैच फिक्सर्स हैं, ये अपनी पसंद के खिलाड़ी टीमों में दिलवा लेते हैं। पसंद का रिज़ल्ट इसी तरीके से हासिल किया जाता है, 2, 3, 4 खिलाड़ियों को बुक करते हैं ताकि मैच के रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकें। किस बिना के ऊपर नासिर जमशेद टीम में वापस आया। इसी तरीके से आपको बाज़ औक़ात हैरत होती होगी कि एक आउट ऑफ फेवर लड़का जिसको साल 1 से डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेली होती, अचानक पता चलता है टीम में डाल दिया। इसमें क्रिकेट बोर्ड के 3-4 सीनियर ऑफिशियल जो हैं उनको बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट जिसे कहते हैं हम इकनॉमिक्स की टर्म में, कि उनके ज़राए आमदन कितने हैं और उनके पास असासे कितने हैं, वो FIA जब तक प्रोब नहीं करेगी तब तक इस मामले में इंसाफ नहीं हो सकता। आप ये कह दें कि ये शर्जील ने जाके हाथ में लाया था, इसको हमने कैमरे से देख लिया, इट इज़ नॉट गुड इनफ। आपने 2 खिलाड़ियों को सस्पेंड किया, शर्जील को और खालिद लतीफ़ को। अब पता चला है कि इरफान जो था वो 4-5 दफ़ा मुलाकातें कर चुका था। अब शाहजेब का नाम आ गया कि वो मुलाकातें कर चुका था। और उसके साथ अगर क्रिकेट बोर्ड ये पोजीशन ले कि ये FIA तो तहकीकात ना करे,
सिर्फ पीसीबी अपने कवानीन के तहत इसके ऊपर फैसला करेगा, तो ये इस मामले को कवर अप करने की एक दोबारा कोशिश होगी जो पहले भी की गई माजी में। क्रिकेट में करप्शन ख़त्म नहीं हुई, मैच फिक्सिंग ख़त्म नहीं हुई। इसको अगर ख़त्म करना है तो आपको पीसीबी को पहले साफ़ करना पड़ेगा। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ जमा के बैठे हुए हैं जी, माल दौलत कमा रहे हैं, क्रिकेट में खिदमत क्या है, क्रिकेट बल्ला पकड़ना आता नहीं है, जब तक उनके खिलाफ एफआईए नहीं मूव करेगी तब तक इंसाफ नहीं होगा। तो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पीसीबी से एफआईए तहकीकात करेगी। ये मेरे ख्याल में असूल और हकीकत से आंखें चुराने वाली बात होगी। असूल यह है कि एफआईए प्रोब करे और जिन ऑफिशियल्स के ऊपर शक है उनके ऊपर जाके हाथ डाले, उनके टैक्स रिटर्न देके उनकी एसेट्स को चेक करे, वेरीफाई करे और फिर इसके ऊपर फैसला ले। हम अपने मेन टॉपिक पे आने के से पहले अब्दुल कादिर साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ हैं, पहले उनसे भी इस पर कॉमेंट लेंगे, फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, आप खैरियत से हैं? कादिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। आप भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, ये खिलाड़ियों की सिलेक्शन कैसे होती है और बोर्ड के अंदर करप्शन किस हद तक मौजूद है? देखिए जी, खिलाड़ियों की तो जो सिलेक्शन होती है वो तो बिल्कुल परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए, और बाकी जहाँ तक बात है ऑफिशियल्स की, तो मेरे ख्याल में कि हमारा जो टॉपिक जो आपने चुना है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और मेरा ख्याल है मैं उससे थोड़ी सी बात करनी चाहता हूँ कि मैंने तो कल से आज तक चौधरी निसार साहब को बड़ा प्रेज किया इस बात के ऊपर कि उन्होंने बड़ा ही, वो दबंग आदमी है, मुझे पता है, ऑनेस्ट आदमी है और क्रिकेट को समझते हैं, और वो इमरान खान के दोस्त भी बहुत ज़्यादा थे एक ज़माने में। तो उन्होंने जो फैसला किया था वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, और वो बिल्कुल उसके अंदर एक नेशन का और सारा एक जज्बा भी था, और फ्यूचर के जो बच्चे हैं वो भी, मेरा ख्याल है एक ऐसा फैसला होना चाहिए कि वो भी डरें कि हमने अगर किया तो हमें, मेरा मतलब है कि हम भी, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसमें कुछ माजी की गलतियां भी हैं। अगर हम वसीम अकरम को टांग देते, अगर हम इंजमाम को टांग देते, हम अगर वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद को टांग देते, हमने उनको टांगा नहीं, बल्कि ये है कि जस्टिस क्यूम रिपोर्ट में उन्हें कहा गया कि ये काम नहीं करेंगे। ये चारों बंदे क्रिकेट बोर्ड में आज भी काम कर रहे हैं। तो मकसद है, अब आ जाते हैं जरा सेठी साहब पे। सेठी साहब का प्रोग्राम मैंने रात को भी देखा, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, पीसीबी ही इसका वो करेगा सारा। जब ये बात सेठी साहब ने रात को कही तो मैं रात से मेरे जेहन में 35 किस्म के आइडियाज जो हैं वो घूम रहे हैं अब, कि क्यों भाई, अगर तो आपका नजरिया यही है कि करप्शन खत्म हो जाए क्रिकेट से, अगर आपका नजरिया है कि वो लोग जो चोर डाकू लुटेरे हैं उसको क्रिकेट में उसका कोई काम नहीं है, जो बेईमान है उनको भगाना ये वो, तो सेठी साहब आपकी भला को जाने। 10 एजेंसियां अगर उनको पीसीबी के अलावा भी करना चाहती हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये दूध का दूध और पानी का पानी करना है, और जितने कल्प्रेट्स हैं उनको पकड़ना है ये वो। लेकिन आप कह रहे हो कि हमने ये करना है, तो सेठी साहब पहली बात तो आप ये सुन लें कि आप किस कैपेसिटी में आके ये बात करते हैं। यू आर नॉट ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बल्कि आपकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, और वो जो क्रिकेट बोर्ड टीमों के साथ जो लोग हैं उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। और भाई जहां से भी कोई बंदा, क्योंकि यहाँ से बहुत से तो अब्दुल कादिर साहब, आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सालों साल से बैठे हुए लोग माल पानी कमा रहे हैं, पहले तो उनकी तफ्तीश की जाए, क्रिकेट इसके बगैर साफ ही नहीं हो सकती? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मलिक साहब खूबसूरत सवाल किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ पे मतलब ये लोग 15-15 साल से बैठे हुए हैं, और यकीन करें कि इनका एहतसाब कभी नहीं हुआ, और चेयरमैन खास तौर पे जितने आए उनका तो एहतसाब ही कभी नहीं हुआ। इसीलिए तो ये सारी बातें जो हैं इधर से सुनते हैं, कोर्ट की बात पे ये अमल नहीं करते, कोई बंदा बात कर दे ये वो, ये इनके भी कानून जो है बिल्कुल जैसे सियासतदान है ना, कि वो सियासतदान जितना बड़ा करप्ट सियासतदान है उतनी बड़ी पग उसको पहना दी जाती है, उतना बड़ा उसको कर दिया जाता है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड में है, और छोटे छोटे बंदों को सजाएं हो जाती हैं हमारे मुल्क में। आप देखें, अताउर रहमान को लाइफ बैन आपने कर दिया, सलीम मलिक को लाइफ बैन कर दिया आपने, वसीम अकरम, इंजमाम, ये इन सारे बंदों को। और भाई किसी जगह से तो शुरू कर लो। चौधरी निसार साहब ने बेहतरीन एक आपको काम करने की हदायत की। हाँ, चौधरी निसार साहब ने आज अच्छा नहीं किया कि उन्होंने कहा जी कि वो एफआईए और पीसीबी मिल के करें, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको अपनी करनी चाहिए, ताकि ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सही है। अच्छा कादिर साहब, आप साथ रुकिएगा, मेरे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। और लाहौर में वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब हैं, आपको भी राना साहब खुशामदीद कहता हूँ। आप कमेंट क्रिकेट पे करना चाहेंगे? आरिफ? बिल्कुल।
मैं ये समझता हूँ जो बात अब्दुल कादिर साहब ने कही है, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, क्योंकि जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट अगर याद होगा तो अताउर रहमान को इस वजह से कन्विट किया था कि वो बेचारा मासूम सा आदमी, उसने वादा माफ गवाह बनकर सारी चीजें बता दी। मासूम तो नहीं होगा ना, वो उसमें इन्वॉल्व था फिक्सिंग। ठीक है, मैंने ये कहा कि एक सिंपल लैड है, उसने इन्वॉल्व था, उसने सारा बता दिया, उसको कन्विट कर दिया। जिनके मुतालिक बताया उन सबको छोड़ दिया। तो वो मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ 2 को पकड़ा। हालांकि जब टीम का अगर राशिद से पूछते आप, राशिद लतीफ़ से पूछते तो वो उसके मुताबिक टीम का 80-90% लोग जो थे वो मैच, फिर लंदन में जो कुछ किया उसके बाद अभी भी वो बोर्ड ऑफिशियल वही बैठे। अच्छा जी, और फिर जब लंदन में हुआ तो मैंने भी ये कहा था कि ये बच्चे थे, आमिर को छोड़ दिया जाए ताकि उसके जब 5 साल पूरे हो गए तो समझो उसने सज़ा पूरी कर ली। मगर मुझे तो बड़ा सख्त अफसोस हुआ, यानी मेरा दिल उचाट हो गया जब मुझे पता चला कि शर्जील ने किया। अच्छा, मगर ये मैं एविडेंस के हवाले से शर्जील के ऊपर अभी एस्टैब्लिश नहीं है, नहीं, मुझे अफसोस तो हुआ बहुत। अच्छा, मैं बताऊं हुआ क्या। आमिर के साथ तो ये हुआ कि जी स्पॉट फिक्सिंग के एतबार से उसकी बॉल को फॉलो किया गया, इन्फॉर्मेशन पहले से थी, फिर देखा गया, विटनेसेस ने देखा कि जनाब उसने नो बॉल किया। अब शर्जील के मुतालिक ये शायद इत्तला पहले से थी, मुझे पूरा नहीं मालूम, मगर ये शायद इत्तला थी कि इसने पहली 2 बॉलों को टुक टुक करके खेलना है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो दैट इज मोर देन इनफ एविडेंस। मगर पीसीबी का तो कोई रोल नहीं बनता ना इन्वेस्टिगेशन में। पीसीबी इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पीसीबी विल कवर इट अप, इफ एनीथिंग पीसीबी विल कवर इट अप। एफआईए को अंदर आना चाहिए। आप बताइए नवीद कमर साहब। ये एक ऐसा सवाल है, देखिए एफआईए इज़ नॉट अ पेनेसिया फॉर ऑल इल्स। मैं बिल्कुल एक अलग व्यू पॉइंट ले रहा हूँ। एफआईए को ऐसी चीज़ में डालना जिसका उसको पता नहीं है, वो वही करेंगे जो कि बाकी चीज़ों के साथ वो करते रहे हैं अभी तक। और क्या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एफआईए की रही है कि अब हम क्रिकेट में भी उनको डाल दें। डू यू थिंक पीसीबी इज सेटिस्फैक्टरी? पीसीबी ऑब्वियसली एक स्टेक होल्डर है। पीसीबी could possibly be involved in this whole thing। तो जाहिर है कि वो भी completely free of all charges नहीं हो सकते। वो सुपरवाइजरी बॉडी थी, उनकी वॉच पे ये सारी चीज़ें हुई। पीसीबी के तो ऊपर शक ये है कि उसके ऑफिशियल्स हो सकता है उनकी क्लाइमेक्स हो, पॉसिबली। तो ये तो इस वक्त हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको फिर भी किसी न किसी एक्सपर्टीज को इसमें क्या करें, करना कौन करे? अब पहले जस्टिस क़य्यूम ने किया था, फिर किसी जज को लगा दें, क्या करें? इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा ना आपको बहरहाल, लेकिन इन्वेस्टिगेट ऐसे मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल कराएं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सबकी कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते हैं, सबका जो है बायसेस होते हैं। क्रिकेट हैज़ बीन पॉलिटिकल काफ़ी टाइम से लेके, लेकिन उसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो हो वो उस हद तक अगर एफआईए भी हो तो एफआईए के खुद इंस्पेक्टर जाके या एसएचओ का वाला रोल ना करें कि लेकिन वो फॉरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं, उनकी इनकम और एसेट्स देख सकते हैं। ये एफआईए काम बहुत अच्छा कर सकती है। उनकी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, बुकीज से राब्ते स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये काम एफआईए कर सकती है। बेस्ट सूरत वो ऑन देयर ओन आई वुड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। मैं चाहूंगा कि राना साहब प्रोफेशनल उसमें राना साहब पहले क्रिकेट पे बात कर लें, फिर हम आपको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ भी लेकर आएंगे। तीसरा मौका है, पहले जस्टिस क़य्यूम वाली वो रिपोर्ट जिस वक्त क्रिकेट के ऊपर ये पहली दफ़ा स्कैंडल फिक्सिंग का आया, फिर वो लंदन वाला वाक़या जिसमें हमारे 3 क्रिकेटर्स को पनिशमेंट हुई, वहाँ जेलें काट के वापस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की रुसवाई हुई, और फिर अब PSL वाला वाक़या। अब तरीकाकार तो ये है कि पहले बोर्ड को भी साथ चेक करें कि इतनी नालायकी है उनकी, हद से गिरे हुए हैं कि वो संभाल नहीं सकते गेम को, और सारा कुछ आंखों के सामने हो रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं दोहरा रहा हूँ कि इसके अंदर प्लेयर्स बाज ऐसे आ जाते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है और वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। राना साहब देखिए मलिक साहब, मामला ये है कि जिस तरह से पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो तो एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम है कि हम एक दूसरे के दरपे होते ही होते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे भी ऐसी ही सूरत हाल है। अगर किसी को नजम सेठी साहब से कोई मामला है तो वो चाहता है कि वहाँ से शुरू होना चाहिए, पीसीबी से पहले, और पहले उनका काम तमाम किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। और जो प्लेयर्स हैं जो इस वक्त इन हैं और जो आउट हैं, उनकी भी आपस में जो है वो आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जब बात होती है तो आपको सारी चीज़ जो है वो वाज़ेह मालूम होती है कि क्या उनके ख़यालात हैं। देखें, जहाँ तक इस इंक्वायरी का तल्लक है, पूरी दुनिया में जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं विदिन जो है वो क्रिकेट या विद इन दैट जो अपना स्पोर्ट है, उसके अंदर जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है उनका नोटिस जो है वो पहले वही बोर्ड जो है वो लेता है। पीसीबी को ही जो है इसके ऊपर फर्स्ट हैंड इंक्वायरी करनी चाहिए
और इंक्वायरी करने के बाद देखना चाहिए कि उनका जो है वो जुर्म क्या है। अगर उनका जुर्म जो है उनके अपने अहाते, अपने रूल्स, अपने कानून के मुताबिक आता है तो उनको वो जो है वो पनिशमेंट देनी चाहिए। लाइफ दें, 6 माह की दें। और राना साहब, आप ये नहीं सवाल पूछना चाहेंगे कि जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के बाद, लंदन में सजा मिलने के बाद ये तीसरा मौका है, तो पीसीबी के अंदर भी कुछ ऐसी इनकॉम्पिटेंस है जिसको जानना जरूरी है? नहीं, देखें ये बात इस तरह से नहीं है। देखें, पीसीबी जब जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचती है, उसके बाद अगर वो समझती है कि इसमें जो है वो क्राइम भी कमिट हुआ है तो वो एफआईए को भेज दे या किसी और अदारे को भेज दे। और जहाँ तक आपने ये बात की है आमर की वापसी की या दूसरे लोगों की वापसी की, देखें जब किसी भी जुर्म में आप किसी को जो है वो सज़ा दें, अगर किसी को आपने सज़ा दी है लाइफ की कि उसके ऊपर बैन कर दिया तो ठीक है। अगर आपने 2 साल के लिए बैन किया और उसकी सज़ा यही बनती है और 2 साल के बाद अगर वो बंदा क्वालिफाई करके फिर अपने आप को इस अहल साबित करता है कि वो दोबारा जो है टीम में आ सके, तो फिर आप इसको इस बुनियाद पर आप कानून बना दें कि जिसको एक बार सज़ा होगी, साल की होगी या 6 माह की होगी, वो लाइफ ही समझी जाएगी तो और बात है। लेकिन अगर वो सज़ा पूरी कर लेता है तो फिर उसके बाद इस बात का जो है वो जवाज़ नहीं रहता। दुनिया के जितनी भी जो है वो लीगल जूरिस्प्रूडेंस हैं उनमें किसी जगह पे भी ये बात इस तरह से दर्ज नहीं है कि सज़ा पूरी करने के बाद भी जो है वो आदमी जो है वो सज़ा का मुस्तहिक रहता है। अब्दुल कादिर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं जी, मेरा ख्याल है राना साहब सियासत पे ही गुफ्तगू करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें इनको बिल्कुल पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। इन्होंने कहा जी कि अगर डिसिप्लिन और उसकी बात होती तो वो तो हम भी माफ कर देते, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी हिस्ट्री इतनी बुरी है राना साहब कि हमने कहीं पे बड़े बंदों को सजा नहीं दी क्रिकेट के अंदर भी। जैसे आप सियासतदानों में बड़े सियासतदानों को कभी सियासत में सजा वगैरह नहीं हुई। हमारे क्रिकेट के अंदर भी जैसे मैंने कहा कि आप वसीम अकरम को टांग देते, आप इंजमाम को टांग देते, वकार यूनुस को टांग देते। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है बाबा, कोई मामूली बंदों की नहीं है। और लिखा हुआ है कि ये लोग क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं कर सकते और ये क्रिकेट बोर्ड वाले जो हैं ये उसकी कोर्ट की बात को भी नहीं सुनते हैं और वो लोग आज भी क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो शको शुबात क्यों नहीं बढ़ेगा? ये राना साहब 3 बंदे जो 4 आए हैं, इनमें से 3 बंदे जो हैं वो उस टीम के मेंबर हैं जहां वसीम अकरम है, जहां पे डी जॉन है। तो ये बातों के शको शुबात जो है ये इसलिए बढ़ते चले जाते हैं कि यहाँ तक बात है। और फिर नजम सेठी साहब, अगर चौधरी निसार साहब की एक बहुत बढ़िया बात जो उन्होंने कही कि यार वक्त आ गया है कि अब इन लोगों के सामने खड़े होके और कमिंग जनरेशन को एक अच्छा मैसेज देना कि आइंदा कोई बंदा ऐसी हरकत ना करे, तो ठीक है एफआईए इसकी इंक्वायरी करेगा। तो क्या हुआ कि नजम सेठी साहब ने आपस की बात में कल जो प्रोग्राम किया उसके अंदर क्या कहा, उसने कहा नहीं जी नहीं पीसीबी ही करेगा। हमारे शको शुबात और इस बात पे बढ़ गए कि भाई क्योंकि अगर एफआईए करेगा तो होगा क्या। पीसीबी ने पहले भी जितने भी इंसिडेंट हुए उसके अंदर अपने कैरेक्टर को नहीं निभाया। अब ये 2 बंदों को जैसे इजाज भट्ट अगर चाहते तो आमर और इन 3 बंदों को सजा ना होती, वो इंग्लैंड से ये बुला लेते और इधर खुद सजा देते, खत्म हो जानी थी बात। इन्होंने ऐसा नहीं किया। नजम सेठी साहब वगैरह ने ये काम अच्छा किया कि इनको बुला लिया। अब कम से कम इधर आ गए हैं तो इनको कटहरे में खड़ा करें। ये उधर होते तो आईसीसी इनके ऊपर एक्शन लेती, फिर लाइफ बैन होता, फिर पाकिस्तान की बदनामी होती। लेकिन जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हम करेंगे, एफआईए नहीं करेगी, इससे फिर सवालात जन्म लेते हैं। क्यों कि अगर एफआईए जब इनको एग्जामिन करेगी हो सकता है कि वो अपने जो उनके टीम के साथ बड़े लोग थे उनके नाम ले लें, हो सकता है वो दूसरे क्रिकेटर्स के नाम ले लें, हो सकता है पीसीबी में कुछ लोग हों उनके नाम ले लें। इसलिए ये शको शुबात जो है इसको खत्म करने के लिए चौधरी निसार साहब की बात को मान लेना चाहिए। लेकिन चौधरी निसार अब्दुल कादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक हम ब्रेक जाएंगे, लेकिन ब्रेक जाने से पहले जिन 3 क्रिकेटर्स को सज़ा हुई वो बरतानवी पुलिस ने उनको इन्वेस्टिगेट किया और बरतानिया में सज़ाएँ हुई। ये शर्म का मुकाम था हमारे लिए कि हम एक्ट नहीं कर सके। इसलिए ये जस्टिफिकेशन देना कि पीसीबी इज़ गुड इनफ टू डील विद दिस इशू, ये मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। पीसीबी अगर इस काबिल होता तो पहली दफ़ा ही इस गेम को हम साफ़ करने के लिए बहुत कुछ कर लेते, दूसरी दफ़ा कर लेते, अब तीसरा मौका है। तो हमें मेरे ख्याल में उससे बढ़कर कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे क्रिकेट बोर्ड की सफाई जो है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलिट्री कोर्ट पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आरिफ अलवी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स और नवीद कमर साहब आपसे भी इसी पे सवाल। आपके भी 4 नुकात उसमें शामिल हो गए जो आपने पीपल्स पार्टी के सामने रखे थे। जी,
अब जो नया बिल है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इत्मीनान बख्श है आपके लिए? फैक्ट्री तो कोई भी मिलिट्री कोड नहीं हो सकती ऑब्वियसली। और हमने 8 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से 4 जो हैं इंक्लूड हुए। कानून शहादत आ गया, 24 घंटे में पेशी आ गया, हाँ, वकील तक रसाई आ गया, बुनियादी जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ उसमें प्रोवाइड हो कुछ गया। हद तक हो गया। फिर उन 4 पॉइंट्स के अलावा मॉनिटरिंग कमेटी बन गई पार्लियामेंट की, थोड़ा बहुत आई डोंट नो कि कितनी इफेक्टिव होगी या नहीं, लेकिन कुछ हद तक बेहतरी हुई। राइट ऑफ अपील जो था, जो कि नहीं एक्सेप्ट हुआ, वो उसका ग्राउंड ये लिया गया कि जी क्योंकि कोर्ट्स ने अंडर 199 आर्टिकल पहले ही वो पावर ले लिया है, तो उसको एक्सप्रेसली लिखने की। अचकज़ई साहब ने और फजल रहमान साहब ने क्यों मुखालफत की? फजल रहमान साहब का तो खैर सिंपल इशू था। वो कहते थे कि जी आपने फोकस किया है कि टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजियस एंड मजहब और फिरके के नाम पे जो दहशतगर्दी फैलाई जाएगी वो भी इसमें शामिल वो उसमें ना हो, आप इसको ब्रॉडन कर दें कि हर किस्म का दहशतगर्द इसमें आ जाए, वो सारे के सारे मिलिट्री कोर्ट्स को आप भेज दें। तो हमने कहा भी तो पर्पस ही डिफीट कर दिया जाता है ना, कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक फोकस्ड एक सिचुएशन है, उसको डील करने के लिए, वो चाहे आप APC। और अचकज़ई साहब का इशू क्या था? अचकज़ई साहब मेरा ख्याल है कि बहुत एक ब्रॉड बात कर रहे थे। वो उनका फंडामेंटली वही बात थी कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, लेकिन उनकी शर्त जो थी वो मैंने जो पढ़ी वो था कि फ़ौज माफ़ी मांगे और आइंदा से वादा करे कि वो इंटरवीन नहीं करेगी। ये तो विंडो ड्रेसिंग होती है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ इट उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बताना था कि जी मैंने वोट नहीं किया। आरिफ अलवी साहब, जो अचकज़ई साहब की मुतालबात हैं उसके ऊपर अगर बात कर लें। अचकज़ई साहब ने ये भी कहा, इन्होंने जितना मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि जी अगर सारा पार्लियामेंट ये अहद कर ले कि आइंदा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऑब्लिगेट नहीं करेगा और हलफ उठा ले, तो हम सब इकट्ठा खड़े होंगे, तो मैं तैयार हूँ वोट डालने के लिए। PCO जजेस की मजम्मत करें, जो नहीं हल्फ उठाता अंदर उन्होंने ये कहा, मगर उन्होंने ये मटीरियल उठा लिया खड़े होकर। अंदर तो यही कहा कि भाई अगर सब जमहूरियत के लिए खड़े होने के लिए तैयार है तो मैं वोट करने के लिए तैयार हूँ इस बिल पर। यह भी कहा इसकी ज़रूरत है सारा, यानी एक डिप्लिसिटी उनकी पॉलिसी में मुझे नज़र आई कि अंदर उन्होंने कुछ कहा, अपने एलाइज को कुछ कहा, और बलूचिस्तान के अंदर अपने लोगों को जाकर कहने के लिए उन्होंने अपना लिए एक विंडो तलाश कर ली, उसके मुताबिक वो रहेंगे। मगर दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फ्रस्ट्रेशन है जो बड़ा सीरियस है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि ये हुकूमत के एतबार से बड़ी यानी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस की अक्कासी है कि हमें आज मिलिट्री कोर्ट्स का दोबारा 2 साल के लिए एक्सटेंशन। सिर्फ हुकूमत या अदलिया भी? हुकूमत की तो ज़्यादा है ना, क्योंकि अदलिया की रिफॉर्म्स के हवाले से भी हुकूमत ने रोल प्ले करना था ना। यानी हुकूमत के साथ तो आपका अदलिया के साथ तो कोई डायलॉग ही नहीं हुआ आपका। यानी या तो ये होता है कि भाई एक जुडिशल फोरम पर गए, लॉ मिनिस्टर ने बात की, मैंने तो कोई आज तक खबर ही नहीं पढ़ी, या कोर्ट में जाते या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या किसी चीफ जस्टिस के सामने ये बात रखते कि भाई ये इश्यूज हैं, आप इसके ऊपर कोई तवज्जो दीजिए, सो मोटो लीजिए, ये मामलात इतने ख़राब हैं। कोई कम्युनिकेशन अदलिया के साथ तो हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि ये एक 2 साल की इनकॉम्पिटेंस पर पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत के एतबार से हमने पर्दा डाला है, नंबर 1। नंबर 2 ये आप जो क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, उसी का आप एक्सटेंशन लीजिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तहकीकात के एतबार से वही हाल है अभी तक। यानी एडमिरल मंसूर अगर बाहर सज़ा होगी अमेरिका में, तो यहाँ सज़ा हुई, ठीक है, याद है आपको खनानी एंड कालिया पर वहाँ हुई। यहाँ हमारे जब हुआ था तो कहा यह गया कि हज़ारों पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नाम हैं इसमें, अरबों रुपए के खाते हैं, सारे कंप्यूटर्स हमने पकड़ लिए। क्या हुआ? 5-6 साल उसके ऊपर कवर अप होता रहा। मैं समझता हूँ पैसा बनाया गया, मगर उसको सज़ा अमेरिका में हुई, यहाँ नहीं हुई है। इसी एतबार से मैं समझता हूं कि आप क्रिकेट के ऊपर भरोसा करते हैं, केस हैं ऐसे, है ना। अब आप जब पनामा के एतबार से द सिंबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री कोर्ट्स भी रहते हैं, सुनिए वही मैं कह रहा हूं, द सिंबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान की यहाँ की अदालतें, यहाँ की तहकीकात नहीं होगी। इन्होंने जो FIA के हवाले से कहा, तो ये हमें अपने मुसलसल अपने पब्लिक अकाउंट कमेटी में नजर आता रहता है कि कुछ चीजों पर कवर, कुछ चीजों को छोड़ा जाता है। राना साहब, आपके दोनों अपने इत्तेहादी, उन्होंने आज एक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, दूसरे ने मुखालफत में वोट किया, अपोजिशन ने आपको वोट किया, ये क्या हुआ आज? देखें नदीम मलिक साहब, बात ये है कि ये बात वाकई हमारे लिए भी बड़ी हैरान कुन है, ख़ास तौर पे मेरे लिए ज़ाती तौर पे,
कि पीटीआई ख़ास तौर पे जो है वो उसने आज उसी बिल को वोट किया है जिस बिल को पीएमएलएन ने वोट किया है। वरना पीटीआई वालों का तो हाल ये हो चुका है कि अगर उनको पता चले कि पीएमएलएन ने यानी कहा है कि खुदा एक है, तो उसको भी ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये बात जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। की बात है, देखो कितनी और ज़्यादती की बात है। अलवी राणा साहब जरा सा कुछ पैराया ठीक रखें, ऐसी बातें मत कहें। ये ऐसा पैराया ठीक रखें। नहीं राणा साहब आपको इन्हें शुक्रिया का खत लिखना चाहिए था। आप उनकी पैराया सही रखे ना कि मैं ये बात कहूँ तो बड़ी अजीब सी लगेगी कि अगर हम कोई बात कहें तो आप कहें दो खुदा होंगे। कैसी गलत बात। मुझे बात मुकम्मल करने देना, उसके बाद फिर आप अपना तबसरा फरमा दीजिएगा। ऐसी बात मत कीजिए कि आप मेरे ऊपर इस बात का इल्जाम लगाएं कि मैं दो खुदा की बात कर दूंगा। यार उसके बाद फिर अपना तबसरा फरमा लीजिएगा, पूरा शौक पूरा कर ऐसी गलत बात से इस तरह से जो है ना वो बात मुनासिब नहीं है। अगर मैं इस तरह से बात करूंगा तो फिर आपके लिए भी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपनी बात की नहीं, मैं तो बात नहीं करने दूंगा अगर आपको आपने ऐसी बात की है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप ये कहें कि जी पीटीआई कहे कि दो खुदा होंगे? यार छोड़ें यार, कैसी बात करते हैं और फिर जिद करें उसके ऊपर। राणा साहब आपको तो बहुत मैं देखता रहा हूँ, आपके ऊपर जितना यही हाल नहीं है। आपकी ये बदकलामी है राणा साहब, ये बदकलामी है कि आप ये कहें कि पीटीआई वाले कहेंगे दो खुदा होंगे। ये आप कह सकते हैं, पीटीआई वाले नहीं कह सकते। आप अच्छे भले छोड़े सर, डॉक्टर छोड़े यार। आप बहसियत लॉ मिनिस्टर के कानून से ना वाकिफ है, इखलाकियात से वाकिफ है कि अगर आप ये तोहमत लगाएं दूसरों पर। छोड़े यार, बेकार बात कर रहे हैं। नहीं, आप आगे बात कीजिए यार। सारा दिन आपका काम और क्या है? आप करें ना, आगे बात करें। क्यों फंस रहे हैं आप? अपनी वजाहत कीजिए, सुबह से लेकर आप अपनी वजाहत कीजिए। राणा साहब मैं दोनों मेहमानों से दरखास्त करता हूँ मेरे सवाल पे आ जाए। राणा साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आपके इत्तेहादियों ने आपको वोट क्यों नहीं किया? ये जो है ये यानी अलवी साहब जो हैं ये यानी पूरी पीटीआई में से जब ये बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे कराची में, मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ। ये बहुत ही भले इंसान थे। अब देखें सोबत का असर कि अब ये जो है वो दूसरे बंदे को बात नहीं मुकम्मल करने देते और बीच में जो है वो अपनी बात। राणा साहब दोनों सीनियर आदमी हैं अपनी अपनी जमात के, तो मेरा ख्याल है मेरे सवाल पे आ जाएं ताकि ऑन एयर आप दोनों की आपस में कोई जो है ना वो तल्ख कलामी उसको अवॉइड किया जा सके। गुजारिश ये आपके इत्तेहादियों ने आपको वोट क्यों नहीं किया? देखें बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का जहाँ तक मामला है, कोई भी, मैं भी ज़ाती तौर पे इसके ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। जब पार्टी ने एक शरीती फैसला किया, मैं अपनी पार्टी के फैसले के साथ हूँ। अलवी साहब बैठे हैं, वो भी ये बात कहेंगे। कमर साहब बैठे हैं, वो भी ये बात कहेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के कोई भी हक में नहीं है और सबका ये कहना है कि नाम यानी जो है वो गैर मामूली हालात में ये गैर मामूली इकदाम है। अब इसमें मामला ये है कि बाज़ ने इन गैर मामूली हालात के जबर को तस्लीम करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में वोट दे दिया है और बाज़ ने नहीं दिया। बस इतना सा फ़र्क है। मैं नहीं समझता कि आपके इत्तेहादियों ने नहीं दिया। आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, उन्होंने वोट किया, आपके इत्तेहादी वोट नहीं कर रहे। और अचकज़ई साहब ने जो शर्त रखी थी, मैं उसके ऊपर भी आपसे राय चाहूँगा। उन्होंने कहा कि फ़ौज को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस करके मार्शल लॉ लगा देते हैं, पीसीओ जजों की मजम्मत करनी चाहिए और जो हल्फ नहीं उठाते किसी फौजी डिक्टेटर के नीचे, उनके लिए उनको सराहना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, ये काम होना चाहिए? नहीं, देखें बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जो वो इन चीज़ों से जो मकसद हासिल करना चाहते हैं कि आइन की जो है वो बालादस्ती हो, मेरा ख्याल है कि अगर उसको वो उस अंदाज से अगर बात को करते तो वो जो है वो ज़्यादा बेहतर होता। माफ़ी तलाफ़ी वाली बात मैं समझता हूँ कि किसी भी अगर अदारे को इज्तमाही तौर पे आप अगर माफ़ी की तरफ लाएंगे तो शायद उस अदारे में जो जिस अमल के ऊपर वो माफ़ी का तकाजा कर रहे हैं, शायद उसमें जो है वो हर फ़र्द तो शामिल नहीं था। वो कोई एक फ़र्द था या बाज़ औक़ात 10 या 15 या 20 लोग होंगे, तो उन 15-20 लोगों की माफ़ी जो है वो 5 लाख लोगों ने तो नहीं मांगनी। लेकिन बहरहाल लेकिन राणा साहब एक काम कौमी असम्बली तो कर सकती थी कि कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान मौजूद हैं वो हल्फ उठाते कि आइंदा से किसी फौजी डिक्टेटर का साथ नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि इसका हल्फ तो हम हर बार उठाते हैं। इस मरतबा जब इन्होंने और हर बार तोड़ भी लेते हैं के रुकन के तौर पे हल्फ उठाया है, उस हल्फ को पढ़ें, वो यही हल्फ है और क्या हल्फ है। वो तो हर 5 साल बाद उठाते हैं, बल्कि और भी बाकी। तो राणा साहब फिर वो टूट कैसे जाता है? और एलिवेशन हो किसी जगह पे, देखिए टूट फिर जैसे जाता है वो मेरा ख्याल है कि अपना जो मेरे भाई बैठे हैं अपना कमर साहब पीपल्स पार्टी से,
मुझे हमें तो मालूम है वो कैसे टूट जाता है। अलवी साहब जो है वो मेरा ख्याल है इनको अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो आपको मेरा ख्याल है कि मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे नवीद साहब से भी पूछूंगा कि वो कैसे टूटता है। हमारे साथ रहेगा जी, ब्रेक ले लूँ। वेलकम बैक। नवीद कमर साहब, जनरल ज़ियाउल हक से ले लें और अभी तक मौजूदा जो सियासतदान है जनरल मुशर्रफ तक, कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त किसी का साथ देता रहा है। पार्लिमान 8वीं 17वीं तरमीम पास करवाने में, रेटिफिकेशन करने में हिस्सादार बनती रही है। क्यों नहीं आप लोग ये अहद कर लेते कि आइंदा से हम रास्ता नहीं देंगे? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि ना 8वीं तरमीम ना 17वीं तरमीम में हमारी पार्टी ने कहीं भी थोड़ा सी भी जो है स्पेस, मैं पार्टी की वजाहत नहीं मांग रहा, लेकिन ये पार्लिमान तहैया कर लेती तो ये काम नहीं था हो सकता? आप रास्ता रोक देते, ना साथ खड़े होते? नहीं, ये ज़रूर है कि हमने तो फिज़िकली रेजिस्ट किया पार्लियामान में, और तमाम की तमाम अपोजिशन, जब एक पार्टी ब्रेक अवे हो गई तो उसको फिर मुश्किल होता है। एमएमए ने वोट किया, मैं ओवरऑल एमएमए ने वोट किया, एमएमए ने वोट किया ना। आपने एनआरओ टॉक्स की। एनआरओ को आप इसके साथ तो वो लिंकअप ना करें, लेकिन बात है जनरल का साथ देना टू कीप हिम इन पावर, वो वाली तो एक कम्प्लीटली अलग लाइन है ना। और आप एक सिचुएशन क्रिएट करें जहां एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सके जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, ये अलग चीज़ है। एनीवेज मैं थोड़ा बिफोर यू गो, एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है, ये ओवरऑल सिस्टम का प्रॉब्लम है कि आप हमने COD कर लिया PMLN से कि जी किसी का भी साथ नहीं दिया जाएगा, तो एक नई पार्टी बन जाती है, फिर वो पार्टी परपिचुएट करती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, और एक सिचुएशन आती है जब सब कहते हैं कि नहीं कोई साथ नहीं देना, तो एक 8वीं पार्टी बन जाती है। तो ये इट इज़ नॉट एज सिंपल कि जी पार्लियामेंट में थे तो सारों ने क्यों 2-2.5 मिनट हैं। जिस वक्त COD साइन हुआ आरिफ अलवी साहब, उसके बाद ये NRO की टॉक्स हुई थी, तो ये शिकवा तो लोगों का जायज़ होगा ना कोई पार्लियामान में जनरल के साथ ज़रूर खड़ा होता है। पार्लियामान तहैया कर ले, आइंदा से जनरल का साथ नहीं देंगे। मेरे ख्याल से अगर आप तारीख़ देखें इस एतबार से, तो JUI का मौलाना फजल रहमान का रोल मुझे काजी हुसैन अहमद साहब ने खुद सुनाया था कि किस तरह से वो मामलात को क्या सुनाया था उन्होंने? काजी साहब ने ये सुनाया था कि वो उन्होंने KP की असेंबली डिज़ोल्व करनी थी, उस अंदाज से प्रेशर बिल्डअप होना था। उन्होंने कहा जी मगरिब तक टाला ताकि वो दिन गुजर जाए जनरल परवेज मुशर्रफ के सदारती इलेक्शन के बाद। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस अंदाज से होता रहा, तो मैं तो कराची का इफेक्ट ही हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि NRO से इनको जितना फ़ायदा हुआ उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कराची को इस माना करके हुआ कि जो 7,700 केसेस थे उसमें से वो कातिल 7,100 केसेस तो MQM के थे जिनके कातिलों की फाइलें थीं, सब कुछ था, उन्होंने वो सब उस NRO के अंदर आए। और फिर NRO हालांकि डिसकंटिन्यू हो गया, मगर फाइलें सब डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ नहीं हो सका। लास्ट मिनट है, क्लोजिंग रिमार्क्स राना सनाउल्लाह साहब आपसे भी। जी देखें, ये जो नवीद कमर साहब ने बात की, ये बात दुरुस्त है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करके जो है ये इस तरह से जो है वो मुल्क पे या इक़्तिदार पे कब्ज़ा करती रही है, लेकिन कोई ना कोई सियासी जमात, कभी कोई क्यों लीग बन गई, कभी कोई और किस तरह से जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे सियासी जमातों की तरफ से भी जो है वो उन एफ़र्ट्स की या उन कोशिशों की जो है वो एडवेंचर्स की जो है वो सपोर्ट होती रही है। और अब बाकी तमाम जमातें PMLN क्या, पीपल्स पार्टी क्या, वो तो अब इस सारी चीज़ को जब वो समझ चुकी हैं। अब मैं समझता हूँ कि जो पिछले 2-3 सालों में जो चीज़ें देखने को मिली हैं कि बार बार जो है वो जमहूरी सिस्टम को जो है वो डीरेल करने की जो है वो कोशिश की गई है, मगर अगर मैं समझता हूँ कि उस तरफ भी अगर ये सेंस प्रीवेल कर जाए तो मैं नहीं समझता कि अब जमहूरियत को या सिस्टम को या आइन को कोई किसी किस्म का जो है वो किसी तरफ से कोई ख़तरा हो सकता है। तो राना साहब, ये पिछले 2-3 साल में कौन बार बार कोशिश करता रहा डिरेल करने की उधर से? ये आपके सामने है, जो धरना लगा रहा है पूरा साल, वो यही कुछ था। और अब भी इस मरतबा भी 2 नवंबर को जो लॉकडाउन होना था वो किस लिए होना था? लॉकडाउन इसीलिए होना था कि उसके बाद जो है वो मुदाखलत होगी। ये जो हमला हुआ था इधर KPK से, जो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो मसल्ला जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे थे, उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि जब वो इस्लामाबाद में दाखिल, आपका ख्याल है कि अभी भी फौज इसके पीछे थी? उनकी
नहीं, मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज इसके पीछे थी या नहीं थी, लेकिन जो लोग ये कर रहे थे उनका मकसद यही था कि जब हम ये हालात पैदा कर देंगे तो फिर इसके अलावा और कोई जो है वो तरीक़ाकार बचेगा नहीं। ये इस हद तक जो है वो बात कमेंट करेंगे इस? नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कम से कम पार्लियामेंट के बाकी पार्टीज़ ने जो यूनिटी दिखाई पार्लियामेंट में धरने के सामने और इकट्ठा खड़े हो गए, जिससे जो भी प्लान था, जिसका भी प्लान था, वो नाकाम हुआ। आई थिंक ये एक मैच्योरिटी थी पार्लियामेंट की और वी हैव लर्नड आवर लेसन्स क्वाइट अ बिट, हालांकि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सैयद नवीद कमर साहब, आरिफ अलवी साहब और राना सनाउल्लाह साहब, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।